What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टडी लॉर फैमिली। ये जो एज होती है ना हमारी, ये एक ऐसी एज होती है, इस एज में सबसे ज्यादा चंचलता होती है इंसान के दिमाग में और हर टाइम उसका जो दिमाग होता है वो इधर उधर भागता रहता है। पर लेकिन आप लोगों को उसको पकड़कर एक जगह रखना होता है। जो इंसान इस एज को सही तरीके से लेकर निकल जाते हैं वो इंसान आगे चलकर पूरी जिंदगी शानदार तरीके से जीते हैं और उनकी जिंदगी एक सही तरीके से सही मुकाम पर पहुंचकर आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी एक सही डायरेक्शन देने का काम करती है। पर लेकिन जो इंसान इस टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं वो अपने लिए तो जिंदगी अपनी बर्बाद करते ही हैं, अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सबक बन जाते हैं कि ऐसा काम हम लोग को कम से कम नहीं करना है। एक कहावत मुझे हमेशा याद आती है कि लाइफ में कम से कम इतना तो हम लोग को काम कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किसी और का उदाहरण न देना पड़े, वो हमको ही देखकर मोटिवेट हो जाएं। आखिर ये क्यों बात बोली गई? ये बात इसलिए बोली गई क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे पैदा होते हैं ना, उस टाइम पर माँ बाप जो होते हैं उनके सुपर हीरो होते हैं। तो इसलिए अगर माँ बाप सही पोजीशन पर हैं तो उनको बाहर जाकर किसी और से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में 24 घंटे उनके लिए इंस्पिरेशन रहता है। तो इसलिए लाइफ में कम से कम इतना तो कर ही लेना चाहिए कि अपनी लाइफ से ही अपने बच्चों को आप लोग इंस्पायर कर सके। और ये वक्त जो अभी आप लोगों के सामने, यहीं से ही वो जिंदगी आप लोगों को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। जो दुनियादारी में लोग लगे रहते हैं ना, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, यार घूमने चल रहे हैं, चल यार चल देते हैं, यार मूवी देखने यार चल यार चल देते हैं, यार फ्री है कि आ जाए यार तू क्या कर रहा है। तो ये जो दुनियादारी आप लोगों की चलती है ना, थोड़े दिन के लिए इसको छोड़ दो और एक बार छोड़ने के बाद में जब आप लोग सही पोजीशन पर पहुंच जाओगे, वो जो आप लोगों को चाहिए अपनी लाइफ में, उसके बाद में घूमना यार उसके बाद में घूमना धड़ल्ले से कोई बोले भी ना, खुद बुला बुला के ले जाना कि आओ यार घूमने चलते हैं। तो ये बस थोड़ा सा टाइम सीरियस होकर निकाल लीजिए, उसके बाद में जिंदगी अपने हिसाब से जीना। फिर एक छोटा सा बट बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आप लोग अगर थोड़े से ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान के बारे में या फिर पॉलिटी का प्रीएम्बल वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से आप लोग दे पाएंगे। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो हमारे संविधान में, जो खासकर हमारे संविधान में अगर आप लोग बात करें जो कि प्रीएम्बल है उसके अंदर, तो प्रीएम्बल के अंदर ये शब्द नहीं है। संविधान की बात नहीं की जा रही है, प्रीएम्बल के बारे में बात की जा रही है। सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और इसी के साथ में इंडियंस। तो कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रीएम्बल में नहीं लिखा हुआ है? प्रीएम्बल एक ऐसा आप लोग बोल सकते हैं हमारे संविधान का पार्ट है जो कि आप लोगों को कंप्लीट याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में क्या है उसका खाका जो बोलते हैं ना एक तरीके से, वो पूरा प्रीएम्बल है यहाँ पर। तो ये आप लोगों को बताना चाहिए। तो सही आंसर बताइए A, B, C या फिर D। फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। जो फर्स्ट टाइम यहां पर लेक्चर देखते हैं उनको मैं बता दूं किस तरीके से हमारा लेक्चर चलता है। स्टार्टिंग में आप लोगों से मैं क्विज पूछता हूं, इस क्विज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं और फिर वीडियो देखनी होती है और वीडियो में इनका आंसर मिलेगा और वीडियो के एंड में फिर से आप लोगों को यहां पर क्विज अटेम्प्ट करना होता है। इसी के साथ में जो कल का हम लोगों ने पढ़ा था जो भी कुछ, वो भी हम लोग रिविजन करते हैं, क्योंकि अगर अपने माइंड की कैपेसिटी के बारे में आप लोग बात करें तो जो भी आप लोग पढ़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 70 से 80% आप लोग उसको भूल जाते हैं अगर उसको आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि पहला रिवीजन लगभग 24 आवर के अंदर अंदर आप लोगों का होना चाहिए अगर आप लोग अपने दिमाग के बारे में थोड़ा सा भी कुछ जानते हैं। एक बच्चे के द्वारा बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी गई, सर आप कैसे सुबह उठते हो? हमारी तो आंखें नहीं खुलती है सुबह। तो देखिए यार, अगर आप लोग लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें सीरियस तरीके से लेना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों ने देखा होगा घर पे मम्मी पापा को अपने, ठीक है, उनका जो उठने का टाइम है वो हमेशा अपने टाइम से उठ जाते हैं। आप लोग उनको देखिएगा, ये चीजें आप लोगों ने बड़ी फ्रीक्वेंटली महसूस की हुई, खासकर गांव में। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं अपने गांव के बारे में बात करें तो सुबह को मम्मी जो होती है दूध निकाल के लेके आती हैं, तो उनका जो टाइम रहता है वो लगभग 4 से 4:15 बजे तक डेली का बिस्तर छोड़ देती हैं। तो इससे यहां से पता चलता है कि अपने काम को लेके कितने डेडिकेटेड हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी लाइफ में इस तरीके से आप लोग इसको भी अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। जो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि किसी चीज को सीरियस लेना स्टार्ट कर दीजिए तो वहां से आप लोगों के सामने रिजल्ट निकलकर आ जाएगा। तो लाइफ में अगर सीरियस हो जाओगे तो फिर चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। पर लेकिन सीरियस होने से पहले थोड़ा सा कंपल्सेशन आप लोग अपने ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है, वैसे तो अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है, पर लेकिन नॉर्मली अगर मुझे लगता है कि रात को बहुत लेट होगी और सुबह को मुझे लगता है कि आंखें नहीं खुलेंगी तो अलार्म के बजते ही तुरंत एकदम उठ जाता हूं। मैं एक भी मिनट के लिए ये नहीं सोचता हूं कि 1 मिनट और लेट लेता हूं, 5 मिनट और लेट लेता हूं, और लेट उठते ही सीधा सबसे पहले मैं अपनी आंखें धुलता हूं, क्योंकि ठंडे पानी से अगर आंखें धुली जाती है तो आधी से ज्यादा नींद तो वैसे ही छूमंतर हो जाती है। तो ये आप लोग ट्राई कर देखिए। उसके बाद में फिर उसके बाद में जो मेरा टाइम जो पानी पीने का ड्यूरेशन रहता है
तो मैं मॉर्निंग में डेली का लगभग 4 गिलास के करीब पानी पीता हूं। उठते ही मुंह धो के 4 गिलास के करीब पानी पीता हूं। स्टार्टिंग में बड़ा अटपटा लगता था, वोमिटिंग आने का लगने लगता था, पर लेकिन अब वो आदत बन चुकी है और उसकी वजह से आसानी से आप लोग अपना जो पेट होता है वो साफ रहता है और ये बहुत ही अच्छी आदत है अगर आप लोग इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। तो ये है मेरा उठने का तरीका। तो बताइए आप लोगों को फायदा हुआ या नहीं और कौन कौन उठ रहा है। कल का जो टारगेट था वो आप लोगों ने अचीव कर दिया, लगभग अचीव कर दिया। 8 मेंबर थे बस बच गए, तो 992 लोग यहां पर उठे थे। आज का जो टारगेट है ये है 1200। तो देखते हैं इसको आप लोग अचीव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। जो नहीं उठता है उसको उठा यार, लाइफ चेंज करो दुनिया की, ठीक है। आइए अब क्विज देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है फर्स्ट कंट्री जिसके द्वारा अभी रिसेंटली जो कोविड-19 की दवाई वो अनाउंस की गई है। अगले वीक से यहां पर ये दवाई जो है ये लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। जो यहां पर अप्रूव किया गया है ये फिजर बायोनटेक, ये कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर कंट्री का नाम आप लोग बताइए। हमारी कंट्री में जो अटॉर्नी जनरल है तो ये है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल के द्वारा अभी बोला गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग चलनी चाहिए यहां पर। किसके खिलाफ? यहां पर यह है रचिता तनेजा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा अभी एक ट्वीट किया गया, तो उसके चलते यहां पर ये काफी न्यूज में आ गई। तो जानेंगे कौन है, क्या केस है और क्या कंडीशन बनी हुई है। आदि महोत्सव जो है यहां पर ये नेशनल ट्राइब फेस्टिवल है, तो ये एक तरीका ज्वाइंट इनिशिएटिव है। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब मिलकर काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, और TRIFED बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। WMR ये फुल फॉर्म क्या है? ये रिपोर्ट रिलीज की गई अभी, किसके द्वारा ये भी आप लोग को बताना है। जो कि यहां पर बात करिए मलेरिया बर्डन बहुत कम हो गया है और हमारी कंट्री में तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, ठीक है। चलिए इसका बता देता हूं, यह वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है ये आप लोग बताइए। हमारी कंट्री में कौन सा IIT है? इस IIT का नाम आप लोगों को बताना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा डमरू को ध्यान में रखते हुए अभी यहां पर एक इससे डमरू से इंस्पायर होकर यहां पर इनके द्वारा एक लेटिस ऐसा नहीं होता, आप लोगों ने पैटर्न देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इनके द्वारा एप्लीकेशन फाइंड किया गया जिससे यहां पर जो हमारी कंट्री में सबमरीन होते हैं, जो पनडुब्बी वगैरह होती है या फिर ट्रेन होती है, उसमें जो चीजें हिलती हैं, तो एक तरीके से कई बार आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोगों ने विजिट क्या किया, मतलब आप लोग गए भी हो कई बार ट्रेन वगैरह में, ताकि चीजों को थोड़ा सा फिक्स रखा जा सके। इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। डमरू का यहां पर कॉन्सेप्ट निकल के आया, इससे सीखा इन्होंने, तो वो कैसे जानेंगे, तो कौन सा IIT है ये आप लोग को बताना है। SPARC ये इसका SPARC जो है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। इसमें बात की जा रही है कि इंप्रूव करने की हमारी कंट्री में इंडियन हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इंडियन रेलवे है इसके द्वारा यहां पर इसको लॉन्च किया गया है। आप लोग यहां पर ये बताना है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो किसके द्वारा चेयर की गई है। इस मीटिंग में यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली और पहली बार ये चीजें देखने को मिली कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एग्जीबिशन, यहां पर जो बुद्धिस्ट जो हेरिटेज है उससे रिलेटेड ऑनलाइन एग्जीबिशन देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूज आप लोगों की बन जाती है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों को देने। आइए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं। पर लेकिन न्यूज दिखाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर किताबें कौन कौन सी पढ़नी है। यार इन सब के ऊपर ना मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। तो ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए सारी किताबें मैं बता चुका हूं, और ये सारी किताबें वो हैं जो मैक्सिमम आप लोगों को हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक जो है वीडियो के नीचे भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और यहां पर 2019 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं 2019 की है ये किताबें। तो यार 2019 में वीडियो बनाई थी, पुरानी है थोड़ी, पर लेकिन किताबें वही हैं, ठीक है, वो किताबें चेंज नहीं हुई हैं, ओके। तो टाइम जरूर याद रखना, डेली 4 बजे उठना है और 21 दिन तक कॉन्टिन्यूअस अगर 4 बजे आप लोग उठ जाते हैं तो 21 दिन के बाद में आप लोगों को इस चीज की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला था कि हमेशा उठने से जैसे आप लोग उठते हैं टोटल बोलिएगा यहां पर कि आज आप लोगों का तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है, 5वां दिन है, और डन लिख दिया कीजिए, यानी कि हमने इसको अचीव कर लिया। पर लेकिन ये 4 बजे ही लिखना है, ऐसे नहीं कि 5:30 बजे उठ के भी डन लिख रहे हो, ठीक है। 4 बजे का जब अचीव करोगे तब आप लोगों को डन लिखना है। कई सारे बोल रहे हैं 7 बजे उठ के सर डन, ऐसे डन नहीं होना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे है काफी, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बात की जा रही है इंडियन नेवी के बारे में। तो इंडियन नेवी के द्वारा 4 दिसंबर 2020 में ये डे है यहां पर, जिसको इंडियन नेवी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके रिलेटेड एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये ऑपरेशन हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर जो कराची हार्बर है यहां पर, उसके लिए यहां पर 1971 में स्टार्ट किया गया था, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी। कहने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर थी बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि उस टाइम पर हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी जी थी और उनके द्वारा यहां पर एक तरीके से उनको श्रेय जाता है कि उनके द्वारा एक नई कंट्री बनाया गया जिसको आप लोग बोलते हैं बांग्लादेश, ठीक है।
तो ये पहले पाकिस्तान का पार्ट था और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला करते थे और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोला करते थे। अगर मैप में आप लोग देखना चाहते हैं तो ये आप लोग देखिए, बांग्लादेश को यहां पर बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। पर लेकिन बीच में जो थी काफी लंबी खाई थी, जो खाई इनके नाम की वो थी इंडिया, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जिसको पाकिस्तान खाई बोलते हैं। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इतना लंबा डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चल पाता है, ठीक है। अगर पास पास में रहते हैं तो रिलेशनशिप सही रहता है। ये करते क्या थे, पैसा तो यहां से कमाई होती थी और लेकर ये जाते थे, गवर्नमेंट यहां पर बनाते थे, इनके ऊपर चीजें थोप देते थे। तो इसकी वजह से इनको चीजें हजम नहीं हुई और यहां पर प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। और जब यहां के लीडर चुनकर आए तो इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये सारी हरकतें उस टाइम पर देखने को मिली। तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट लगता है मुझे हिस्ट्री का। तो ये है बेसिकली। तो ट्राइडेंट ऑपरेशन यहां पर इंडियन जो नेवी है उसके द्वारा चलाया गया, पाकिस्तान की जो बेसिकली नेवी थी उसकी कमर तोड़ने के लिए, ताकि ये आगे चलकर ये बेसिकली इंडिया की साइड से जो यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराई थी बांग्लादेश, उसको एक्सेप्ट करे और यहां पर जो हरकतें कर रहा है उसको रोक सके। इंडियन नेवी जो है यहां पर हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री की जो नेवी है, इसके द्वारा 4 पाकिस्तानी जो वेसल हैं यानी कि जो शिप थे उनको यहां पर इंक्लूडिंग यहां पर था PNS, ये है PNS खैबर, इसमें लगभग यहां पर 100 से ज्यादा पाकिस्तानी नेवी के जो पर्सनल थे उनकी जान चली गई। तो ये ऑपरेशन ट्राइडेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। और किस किस के बीच में था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी वॉर थी, 1971 की वॉर थी। तो इसी के चलते यहां पर ये 4 जो दिसंबर है इंडियन नेवी जो डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। ओके, इंटरनेशनल न्यूज है पर काफी इंपोर्टेंट है, कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग बात करते हैं। तो ये जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रही है किसके बारे में, ब्रिटेन के बारे में। कंट्री लिए आप लोगों को घुमा के लेकर आता हूं, सुबह सुबह आइए आप लोगों को ब्रिटेन लेके चलता हूं, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने के जेल। तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग ब्रिटेन पहुंचेंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको अभी जूम करूंगा तो अभी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली बात करें यूके के बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में, इसको मैप को आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, यहां पर यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है अपन पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसके द्वारा दवाई जो है वो अपनी अनाउंस कर दी गई है। और ये जो दवाई है यहाँ पर जो बेसिकली फर्स्ट कंट्री बन गई यूनाइटेड किंगडम, इसके द्वारा यहाँ पर जो फिजर बायोटेक जो कोविड 19 वैक्सीन, इसके बारे में बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि अगले ही वीक में इसको यहाँ पर ये बेसिकली जनता में लेकर आएंगे। सबसे पहले जो इनका फोकस रहेगा इस दवाई को इंप्लीमेंट करने का वो रहेगा खासकर जो हेल्थ वर्कर हैं उनको दवाई दी जाएगी। और इसी के साथ में जो घरों में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने अपने घरों में रहकर ये लड़ाई लड़ी है, उनको ये दवाई दी जाएगी, उनके ऊपर पहला फोकस यहां पर रहना है। ब्रिटिश रेगुलेटर जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर जो है उसके द्वारा यहां पर ये रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि यहां पर डिक्लेयर कर रही है वैक्सीन, और इनके द्वारा बोला गया है कि 95% ये वैक्सीन जो है वो सेफ है। इनके द्वारा जो वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा रही है 95% सही रिजल्ट इसका निकलकर अब तक आया है, ठीक है। बाकी 5 जो % है वो राम भरोसे हैं, पता नहीं उनका क्या होगा, पर हाँ 95% जो दवाई यहां पर ये अच्छा इफेक्ट डाल रही है। तो ना होने से कुछ होना अच्छा है, सुना होगा ना आप लोगों ने, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, तो वही तिनका यहां पर कोविड 19 की दवाई अभी देखने को मिल रही है। तो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल जो यहां पर जो है फिजर, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर जो जर्मन जिसका नाम है बायोटेक, ये मिलकर यहां पर इनके द्वारा ये दवाई बनाई गई। तो इसमें फेज 3 जो स्टडी की गई तो इसमें mRNA, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता था, पहले देखिए जो वायरस होता था उसको निष्क्रिय करके उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था, पर लेकिन अब यहां पर mRNA के थ्रू क्या किया जाता है कि बॉडी को ही इम्यून सिस्टम को इंप्रूव किया जाता है ताकि बाहर से उसमें कुछ इंजेक्ट न करना पड़े। इसलिए ये वाली जो दवाई बनाई जा रही है ये वाली दवाई ज्यादा इफेक्टिव भी रहेगी और इसको बॉडी को नुकसान पहुंचाने के चांसेस भी काफी कम है। ये दवाई का जो नाम रखा गया यहां पर BNT162B2, ठीक है, तो ये इसका नाम आप लोग याद रखेगा। तो प्राइमरी जो एफिकेसी है वो काफी अच्छी अभी देखने को इसकी मिल रही है, ठीक है। तो जो ये दवाई है यहां पर ये जो डेवलप की जा रही है तो बायोटेक और जो फेजर है यहां पर ये कंपनी, इनके द्वारा यहां पर बेसिकली ये जो एक तरीके से ये इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन दिया जाएगा बॉडी के अंदर जहां से ये दवाई इंप्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में ये मोटा मोटा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है नेशन वांट्स टू नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेशन यानी कि हमारी कंट्री के बारे में न्यूज है। तो ये जो न्यूज है यहां पर बात की जा रही है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल जो है हमारी कंट्री में है के वेणुगोपाल, ठीक है। तो पहले आप लोग थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल के बारे में जान लीजिए। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारी कंट्री में जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अटॉर्नी जनरल जो है जो हमारी कंट्री में जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि आप लोगों को बोलूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये वकील होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, यहां पर इनको सजेशन तो दिया जाता है
यूनियन कैबिनेट की एडवाइस के द्वारा यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाता है। पर लेकिन इनके बारे में हमारी कंट्री में संविधान के अंदर भी मेंशन है, तो इसलिए यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है यहाँ पर, जो कि 76 यानी कि 76 जो आर्टिकल है उसके अंदर यहाँ पर मेंशन है कि ये प्रेसिडेंट की इच्छा और उनके प्लेजर, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है ये इंसान होना चाहिए तो ये इंसान रहता है, वरना नहीं रहता है। पर लेकिन प्रेसिडेंट का एडवाइस कौन करते हैं? वो करते हैं यूनियन कैबिनेट। तो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के हिसाब से अटॉर्नी जनरल बनते हैं। एनी पर्सन, जो जज जो यहां पर बेसिकली जो कोई भी पर्सन अगर यहां पर क्वालिफाइड करता है सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो यहां पर उसको अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, वो क्वालिफिकेशन इसकी होती है। आखिर क्यों? क्योंकि केस लड़ने यार गवर्नमेंट के, अगर कोई ऐसे ही लल्लू पंजू जाकर बैठ गया पोस्ट के ऊपर तो गवर्नमेंट सारे केस हार जाएगी। तो इसलिए ये आप लोग देखिएगा, अटॉर्नी जनरल जो है यहां पर वो राइट टू ऑडियंस होता है ऑल कोर्ट इन इंडिया, यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री में हर एक कोर्ट के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, तो यहां पर जाकर ये जो है अटॉर्नी जनरल जाकर बैठ सकता है, ठीक है। राइट टू पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहां पर इसी के साथ में प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट में, पर लेकिन इसको पार्लियामेंट में वोट डालने का हक नहीं होता है। यानी कि कंफ्यूज मत होना, हर एक कोर्ट में जाकर सुन सकता है केस जो चल रहा है, और पार्लियामेंट में भी प्रोसीडिंग में जाकर बैठ सकता है, बस वोट नहीं डालेगा यहां पर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये हमारी कंट्री में ये एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट है हमारी कंट्री में ये, ठीक है। जो हमारी कंट्री में काम किसके अंदर करती है? तो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अटॉर्नी जनरल किसके अंडर आते हैं? तो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। हमारी कंट्री के जो पहले जो अटॉर्नी जनरल थे इनका नाम था मोतीलाल सी सेतलवाड़, ठीक है। तो 1884 से लेके ये 1974 तक इनका टाइम था बेसिकली, और फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, यानी कि इतने लंबे समय तक यहां पर ये जीवित रहे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, और हमारी कंट्री में ये लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल भी थे। ये 1950 से लेके 1963 तक अटॉर्नी जनरल है। इसी के साथ में अगर बात करें, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो असिस्टेड किया जाता है, इनको सपोर्ट करते हैं सोलिसिटर जनरल, ठीक है। सोलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर ये जो पोस्ट होती है इनके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो ये पूरा हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल के बारे में जाना कि अब आप लोगों का ये जाकर थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिएगा पॉलिटी का जो चैप्टर है अटॉर्नी जनरल वाला, बाकी कैसे हटाया जाता है, कौन किस तरीके से क्या काम करता है, डिटेल में उसको थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो रिवीजन हो जाएगा, आधा तो मैंने लगभग कवर कर ही दिया आप लोगों का। आइए अब आगे बात करते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है के वेणुगोपाल जो हमारी कंट्री के अटॉर्नी जनरल हैं, इनके द्वारा बोला गया है यहां पर जो रचिता तनेजा है, रचिता तनेजा के द्वारा यहां पर अभी जुडिशरी को बेसिकली स्कैंडलाइज किया गया है, जुडिशरी को यानी कि न्यायपालिका को गलत तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की है, बदनाम करने की कोशिश की गई है। यहां पर अर्णब गोस्वामी को दिखाया गया है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट है और यहां पर बीजेपी है। यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि अर्णब गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी सारे आपस में मिले हुए हैं, इस तरीके से चीजों को दिखाने की कोशिश की गई इनके द्वारा, और ये ट्वीट किया गया। तो इनका ये जो ट्वीट था ये इनको भारी पड़ गया, और इनके खिलाफ जो है ये यहां पर जो अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया गया, और कंटेम्प्ट भी कौन सी कैटेगरी का? क्रिमिनल कैटेगरी का कंटेम्प्ट लगाया है। यानी कि एक तरीके से स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है जो कोर्ट है उसको इस तरीके का चित्र दिखाकर। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप लोग बोले यहां पर तो हमारी कंट्री में कहां से निकल कर आता है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, जिसमें यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, और सेक्शन 15 जो है यहां पर ये डिस्क्राइब करता है प्रोसीजर कि किस तरीके से यहां पर इसको इनिशिएट किया जा सकता है। तो हमारी कंट्री में अगर कोई केस है सुप्रीम कोर्ट या फिर अटॉर्नी जनरल या फिर सोलिसिटर जनरल या फिर केस ऑफ हाई कोर्ट में बात करें तो एडवोकेट जनरल, ये यहां पर कोर्ट के सामने यहां पर इसको इनिशिएट कर सकते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, तो माइंड में कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। स्टेट की न्यूज है, ट्राइबल न्यूज भी आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर। खासकर अच्छा आप लोग जिस भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं उस राज्य में क्या कोई ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है? अगर हां तो अपने राज्य की एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम आप लोग लिखिए। ये चीजें आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा होमवर्क भी साथ साथ में करते रहिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग एक तरीके से एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिएगा, उससे आप लोगों की आंखें भी खुली रहेंगी और इसी के साथ में चीजें लंबे समय तक याद भी रहेंगी, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा काफी इंटरेस्टिंग बात बोला कि सर मेरी मम्मी ने कल मुझे इतना पानी पिला दिया, बोला कि वैसे तो उठेगा नहीं, सुबह को टॉयलेट करने के बहाने तो उठेगा। तो मम्मियां जानती है बच्चों को कैसे उठाना है, ठीक है। तो जब इससे अच्छा कि मम्मी पापा इस तरीके से आप लोगों के साथ में हरकतें करना स्टार्ट कर दें, अपने आप उठना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के बारे में। तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहां पर एक वर्चुअल एडिशन आदि महोत्सव
का यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश के अंदर ये लॉन्च किया गया। 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया गया। तो ये ट्राइबल इंडियन वेबसाइट पर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। हमारी कंट्री में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, जिसको जनजातीय कार्य मंत्री बोलते हैं, तो ये है अर्जुन मुंडा, ठीक है। तो ये याद रखेगा। तो फोकस जो रहेगा आपकी बार ये ट्राइबल क्राफ्ट और कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर फोकस किया जाएगा। आदि महोत्सव जो है यहाँ पर हमारी कंट्री का ये नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का ये एक हमारी कंट्री में महोत्सव है, जो कि ज्वाइंटली देखने को मिलता है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसी के साथ में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको TRIFED बोलते हैं। मैंने आप लोगों से बात भी की थी जब क्विज आप लोगों को बताया था, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट बोला था क्योंकि ये जो बॉडी है ये ट्राइबल जो लोग हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग के बारे में बात करती है, ताकि उन तक जो है रिसोर्सेज पहुंचे जा सके और ट्राइबल जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भूखे न मरे। आदि महोत्सव जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ट्राइबल कल्चर को या फिर ट्राइबल से रिलेटेड जो क्राफ्ट होते हैं, कुजीन होते हैं या फिर जो भी कॉमर्स उनका जो इसका प्रोडक्ट निकाल कर लेकर आते हैं, ताकि वो जनता तक पहुंचाया जा सके। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग लोकल एरिया में कोई चीज फेमस है ना, और आप लोग उसको जनता के सामने लेकर आते हैं ताकि उसका अच्छा खासा एक तरीके से मार्केटिंग उसकी हो सके और जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं तो उनको जॉब मिल सके और उनका घर चल सके। तो ये बेसिक इसका पर्पस देखने को मिलता है। तो आदि महोत्सव के बारे में बात की जा रही है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अगली जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है मेडिसिन के बारे में, और वैसे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर कई बार डायरेक्ट फैक्ट भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं, खासकर अगर बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 3rd स्टिमुलस पैकेज दिया गया है, यानी कि एक तरीके से वैक्सीन बनाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज आप लोग इसको बोल सकते हैं। 900 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। मिशन कोविड, ये एक तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है, इस मिशन का नाम याद रखेगा, इसको बोला गया मिशन कोविड सुरक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर मिशन कोविड सुरक्षा ये हमारी कंट्री का जो मिशन है, इसमें दवाई बनाने की बात की जा रही है। और इंडियन कोविड जो 19 वैक्सीन डेवलपमेंट मिशन है ये हमारी कंट्री का, तो मिशन कोविड सुरक्षा याद रखिएगा नाम है इसका, ठीक है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर ग्रांट दिया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगी, इसके तहत यहाँ पर काम किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारी कंट्री में किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, चलिए ये आप लोग बताइए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में भी है चीजें। अभी पर्पज है यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ताकि कोविड-19 की दवाई बनाई जा सके, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूं, यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। आप लोग को देखने को मिलेगा दवाई के बारे में बात की जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में भी आती है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्ट्री के बारे में, खासकर जिनके बारे में आप लोग कंफ्यूज हो सके, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो जानते हैं कि बच्चे को कहां पर बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर न्यूज को आप लोग एक बार ढंग से समझना जान गए ना, तो आप लोग समझ जाएंगे कि कहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो इस लेवल पर पढ़ाई कीजिए ताकि खुद पता चल जाए कि क्वेश्चन यहां से बन सकता है एग्जाम में। तो इस लेवल पर जाकर चीजों को देखना स्टार्ट कर दिया तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहेगी। ओके, अगली जो न्यूज है वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या न्यूज है। यहां पर जो बात की जा रही है हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको बोला गया वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, पहला क्वेश्चन तो यही है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है जो कि हेल्थ के बारे में बात करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को मैंने कई बार बताया। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग बताइए। अगर बात करूं यहां पर इंडिया जो है ये ओनली हाई एंडेमिक कंट्री थी, यहां पर अगर बात करें अभी, जिसके द्वारा 17.6% ये अभी जो विषैंती बीमारी है मलेरिया की, जो कि एक मच्छर जनित बीमारी होती है, इसको 17% के करीब अभी घटाया 2018 से लेके 2019 में अगर कंपेयर करते हैं तो इंडिया ने अचीव किया यहां पर रिडक्शन 83.34% मलेरिया जो मोर्बिडिटी होती है, यानी कि मलेरिया की वजह से जो जान चली जाती थी उसको घटाया है इंडिया ने काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। एंड 92% इन मलेरिया जो मोर्टेलिटी है ये यहां पर इसके द्वारा घटाए गए हैं 2000 से लेकर 2019 तक। तो इसके द्वारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे उसमें इसके द्वारा काफी अच्छा अचीवमेंट देखने को मिला। तो 50 से लेकर 75% का जो डिक्रीज है यहां पर ये 2000 से लेकर 2019 तक, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं, आइए आज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ही पढ़ाता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद में आए, क्योंकि काफी कुछ ऐसा था जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के द्वारा अचीव नहीं किया गया। तो ये सोचा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल के थ्रू हम लोग उसको अचीव कर लेंगे। तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर 17 हैं, ऐसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने हैं पहले तो आप लोग ये बताइए। अटेम्प्ट कीजिए एक बार क्वेश्चन को, अभी तो मैं बताऊंगा ही वरना। कितने हैं टोटल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद रखना है। और खासकर ये पॉइंट भी अगर आप लोग याद रख लीजिएगा तो कभी आप आंसर राइटिंग में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा और इनको यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा वीडियो बनी हुई है अगर देखना चाहते हैं तो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर सर्च कर लीजिएगा तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे 8, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे 17, ठीक है। तो थे नहीं है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यहां पर ये 2015-16 से लेके ये 2030 तक यहां पर इनका टारगेट रहने वाला है। तो यहां पर जो बात की जा रही है जो यहां पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 6 के बारे में यहां पर बोला गया है। और 6 डेवलपमेंट गोल क्या बोलता था? 6 डेवलपमेंट गोल यहां पर ये बोलता था कि HIV, एड्स, मलेरिया या फिर अदर जो डिजीज हैं उसको हम लोग को रिमूव करना है, ठीक है। सबसे पहला तो गोल यही था कि एरेडिकेट कर रहे हैं, ये खत्म करने हैं पुअर्टी और हंगर यानी कि भुखमरी और गरीबी को खत्म करना है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को लेकर आना है, इसी के साथ में जेंडर इक्वलिटी को लेकर आना है और इंपावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में बात की जा रही है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि जो बच्चों की जान चली जाती है उसको रिड्यूस करना है। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी हेल्थ को हम लोग को अच्छा करना है, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है। और यहां पर छठा था यहां पर ये एक तरीके से कमबैक करना है यानी कि रोकना है HIV और एड्स या फिर मलेरिया या फिर दूसरे डिजीज। इसी के साथ में इन्वायरमेंट सस्टेनेबल के बारे में बात की जा रही है, तो ये 7वां गोल था। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट ये 8वां गोल था। अगर आप लोग यहां पर इन गोलों को कंपेयर करके देखेंगे तो उन्हीं गोल को थोड़ा सा और एलिबरेटिव फॉर्म में यानी कि और एक्सप्लेन करके अब यहां पर ये गोल रखे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं बोला जा रहा है कि पुअर्टी और हंगर को मिटाना है, तो यहां पर एक तरीके से आप लोग देखते हैं गरीबी और हंगर को 2 अलग अलग गोल में कन्वर्ट कर दिया। तो उसका स्टैंडर्ड वर्जन है क्योंकि वहां पर अचीव नहीं किया गया, सोचा तो गया था अचीव कर लेंगे पर लेकिन अचीव नहीं हुआ, तो इसलिए इसी को बढ़ाकर यहां पर फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निकल कर आए, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। और ये छठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था ये यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है? मलेरिया के बारे में यहां पर बात कर रहा है, ओके। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो हमारी कंट्री में जो IIT कानपुर है उसकी साइड से न्यूज निकल कर आ रही है। IIT कानपुर के द्वारा भी रिसर्च कर डेवलप किया गया यहां पर डमरू से इंस्पायर होकर यहां पर एक लेटिस एक तरीका मैंने अभी आप लोगों को बोला, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसे ऐसे नहीं मधुमक्खी का जो छत्ता भी होता है, तो उस तरीके से यहां पर एक तरीके से रहेगा जो कि स्टिफनेस प्रोवाइड कराएगा वाइब्रेटिंग मीडियम में। अगर ट्रेन में कुछ जा रहा है रखकर तो आप लोगों को देखने को मिलता है हिलता डुलता रहता है काफी, तो उसको चीजों को रोकने के लिए कुछ ऐसी सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसमें स्टिफनेस यहां पर लाई जा सके, ठीक है। तो उसी के पैटर्न में चलने की कोशिश की जा रही है IIT कानपुर के द्वारा। ये जो एप्लीकेशन है यहां पर ये जो वाइब्रेशन होती है उसको आइसोलेट करने की कोशिश करेगा हाई स्पीड ट्रेन के अंदर या फिर जो सबमरीन होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर होते हैं, ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा सही तरीके से लेकर चला जा सके। इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है यहां पर SPARC। क्या है ये है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। किसके अंडर में आता है ये प्रोजेक्ट? ये है प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? अभी इसका नाम चेंज किया गया, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नाम से पुकारते थे। अभी हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले कौन सी थी? वो थी 1968 में। फिर कौन सी आई वो आप लोगों को बताना है, अब आई 2020 में, ठीक है। तो एक ऑप्शन आप लोगों को बताना है यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोगों से बात करूं तो मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं तो कौन सी लिस्ट में आता है। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट और दूसरी होती है सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। तो ये आप लोग बताइए। चलिए बता देता हूं इसको, ये बेसिक नहीं, चलिए आप लोग बताइए, कल डिस्कस करूंगा, ठीक है, मजा आएगा। कल डिटेल में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आप लोग भी माथा पच्ची कीजिएगा, तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, फिर कल इसको डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पर बात की जा रही है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड द रिसर्च कोलैबोरेशन, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिसर्च की बात की जा रही है, तो इसको इंप्रूव किया जाएगा खासकर हमारी कंट्री में, ठीक है। तो यह है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आने वाली एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट, ओके। अगर आज की डेट में आप लोग कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट आप लोग को आना चाहिए। तो रेलवे के बारे में यहां पर बात करें हम लोग, कुछ ऐसे ही न्यूज है यहां पर। ये हमारी कंट्री में इंडियन रेलवे के द्वारा भी लॉन्च की गई यहां पर कंप्लीटली डिजिटाइज ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए किसी को आप लोग को जॉब देनी है,
तो सबसे पहले तो आप लोगों को रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर निकालना है कि कैसे रिक्रूट करना है लोगों को। फिर अगर वो जॉब करने आते हैं तो फिर आप लोगों को उनको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में किस तरीके से आप लोग उनको मैनेज कर सकते हैं, अगर एब्सेंस रहता है यहां पर खासकर मैनेजमेंट, तो कैसे काम लेकर चलना है, परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है, पेरोल को कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें यहां पर बेसिकली मैनेजमेंट के बारे में बात करती है। तो HRMS यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सिस्टम है यहां पर ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन रेलवे में ट्रस्ट प्रोजेक्ट की तरीके से इसको देखा जा रहा है। इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और जो इंप्लॉय सेटिस्फेक्शन भी यहां पर देखने को मिलेगा। ये बिग इंपैक्ट डालेगा जो रेलवे की जो फंक्शनिंग है खासकर उसके ऊपर, और काफी कुछ टाइम और रिसोर्सेज भी यहां पर सेव करेगा। तो अगर बात करें HRMS क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा कंप्लीटली डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, ऑनलाइन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। स्पोर्ट के बारे में न्यूज है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। बात की जा रही है 8 ट्रैक और फील्ड एथलीट जो हैं वो इंक्लूड किए जा रहे हैं। कोर ग्रुप जो है यहां पर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 50th मिशन ओलंपिक सेल, जिसको MOC बोला गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर ओलंपिक गेम में आने वाले टाइम में हमारी कंट्री की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो टारगेट ओलंपिक जो पोडियम स्कीम है यहां पर ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर का, जो कि किरण रिजिजू के अंडर में आती है। इनके द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है जो टॉप एथलीट है, यानी कि जो टॉप खिलाड़ी हैं उनको हेल्प करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारी कंट्री में जो खिलाड़ी है वो सही मुकाम पर पहुंच सके। तो इसके लिए फंड भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग बात करें टोक्यो ओलंपिक के बारे में। 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने थे, पर लेकिन उनको पोस्टपोन कर दिया गया, और ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली बार यहां पर ओलंपिक को पोस्टपोन किया गया है, वरना अब तक कैंसिल हो जाते थे। तो यहां पर ये पोस्टपोन किया गया। अब 2021 में टोक्यो यानी कि जापान के अंदर ओलंपिक आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाले हैं 2024 में होंगे, ये कहां पर होंगे, पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर होंगे। पर लेकिन 2028 के जो होंगे वो कहां पर होंगे ये आप लोगों को बताना है। तो इसका नाम जो बनता है वो LA, ठीक है। इतना हिंट दे देता हूं क्या है ये आप लोग सर्च कीजिएगा। तो यहां पर गेम होने वाले हैं। तो 2028 तक का टारगेट लेकर चल रही है हमारी कंट्री मिनिस्ट्री, ताकि हमारी कंट्री में अच्छे खासे मेडल हम लोग ला सकें। वरना इतनी बड़ी आबादी, वर्ल्ड में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश, और उसके कंट्री में यहां पर जो मेडल आते हैं वो कितने आते हैं, 1 2। तो थोड़ा शर्म लगती है कि हाँ इतनी बड़ी कंट्री होते हुए भी हम लोग इतने 1 2 मेडल में सेटिस्फाई रहना पड़ता है, और जबकि चाइना जो है वो टॉप लिस्ट में आता हुआ नजर आता है कई बार, ठीक है। तो इसलिए इसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। अभी यहां पर जो प्रपोज किया गया है डे केयर थेरेपी सेंटर फैसिलिटी अंडर आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय जो हैं और जो पेंशनर हैं उनके लिए अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। यानी कि स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्रालय है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए यहां पर जो खासकर आयुर्वेदा योगा इसके तहत यहां पर जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है और इसको मंजूरी दे दी गई है। यानी कि हेल्थ केयर यहां पर अब ये भी कवर किए जाएंगे, आयुर्वेदा वगैरह भी यहां पर हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। एम है कि हेल्थ केयर और जो वेलबींग है उसको इंप्रूव किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, हेल्थ के ऊपर जो खर्चा होता है जनता का उसको घटाया जा सके और एक तरीके से एक अच्छी डिलीवरी प्रोवाइड करा सके और कंफर्ट जोन में रह सके। यहां पर जो पेशेंट होते हैं उनको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। इनिशियल जो इंप्लीमेंटेशन है डे केयर थेरेपी सेंटर की, ठीक है, याद रखना डे केयर थेरेपी सेंटर, ये यहां पर पायलट प्रोजेक्ट पर दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में इंप्लीमेंट किया जाएगा और फिर इसके बाद में देखते हैं इसको आगे लेकर चला जाएगा। तो कौन सी मंत्रालय की स्कीम है एक तरीके से, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात की जा रही है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अभी हमारी कंट्री में हुई 2017 में अस्ताना कजाकिस्तान में। हमारी कंट्री यहां पर इसका पार्ट बनी थी। जब हम लोग पार्ट बने इसका तो हमारा लंगोटिया दोस्त यानी कि पाकिस्तान भी हमारे साथ में था दोनों ने एक साथ में मिलकर यहां पर इसको ज्वाइन किया और अभी हमारी कंट्री में ये इसकी मीटिंग हुई। तो जब यहां पर इसका सेशन हुआ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 19th मीटिंग अभी यहां पर देखने को मिली, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने भी यहां पर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि चाइना के जो चाइनीज थे उनका फेस देखना नहीं चाहते थे। तो इसलिए वेंकैया नायडू जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, इनके द्वारा इसको चेयर किया गया मीटिंग को। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप याद रखिएगा इसके बारे में। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी बात की गई बुद्धिस्ट हेरिटेज के बारे में। तो इनका ये मानना है कि जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसको ऑनलाइन एग्जीबिशन उसका किया जाएगा और फर्स्ट टाइम ऐसा यहां पर ये अभी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। इसका एक मुद्दा ये भी है
ताकि कल्चर के पॉइंट ऑफ से कंट्री को कनेक्ट किया जा सके। तो यहां पर ये जो मीटिंग थी ये दिल्ली में देखने को मिली, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारी कंट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। संघाई कॉर्पोरेशन ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो है यहाँ पर ये अपने ही तरीका पहला प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर डेवलप किया गया और क्रिएट किया गया नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के द्वारा, ताकि इसको अच्छे लेवल पर ले जाया जा सके। एग्जीबिशन जो है यहाँ पर ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लाइक 3D की फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो काम कर रहा है ये वेब जीएल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल जो स्पेस यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, इसी के साथ में और भी कई सारी मेथोडोलॉजी है उसके थ्रू यहाँ पर काम किया जाएगा, ताकि घर पर बैठकर भी आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आज के दिन में आप लोग को बोलो आप लोग कोई म्यूजियम देखने जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पर आप लोगों को फिजिकली जाना पड़ेगा। पर लेकिन अगर घर बैठे वर्चुअली सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं तो कोविड-19 का खतरा भी नहीं है, पैसे के पैसे बच गए, इसी के साथ में सबसे बड़ी चीज है टाइम बच गया। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं। और खासकर जो आलसी लोग हैं, घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी काफी अच्छी चीज है। खासकर एक तरीके से वो भी इसको देख पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जनता तक हम लोग अपनी कल्चर वाली जो चीजें, कल्चर वाली जो एक्टिविटीज हैं वो जनता तक हम लोग पहुंचा पाएंगे। आप लोग ये क्वेश्चन आंसर में देख रहा था जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे रखे हैं, एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिली, वो ये थी कि यहाँ पर कई सारे फैमिली मेंबर क्या करते हैं, जब उनसे आंसर पूछता हूं यहाँ पर तो आंसर देते हैं, पर लेकिन वो ईमानदारी दिखाते हैं। अगर चाहे तो कॉपी कर कर यहाँ पर वो आंसर लिख सकते हैं, पर लेकिन ईमानदारी देखिए, यही ईमानदारी है जो आप लोग को अपने घर पर जब आप लोग टेस्ट लगाते हैं तो वहां पर अपने प्रति आप लोग ईमानदार रहिए। देखिए वहां पर कोई आप लोग को देखने नहीं आ रहा है, आप लोग के मम्मी पापा नहीं आ रहे, मैं नहीं आ रहा हूं आप लोग को देखने। अगर आप लोग अपने लिए ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी आप लोग को लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप लोगों ने अपने प्रति ईमानदारी रखना स्टार्ट कर दी, कोई देखे या ना देखे, मैं खुद अपने आप को देख रहा हूं, ये चीज आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे और वहां पर सिलेक्शन भी होगा। जो दिखाने के लिए किताब खोल के बैठते हैं ना कि घर वालों को दिखाना है कि पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा था पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक तरीके से धोखा दे रहे हैं अपने आप को। तो अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए, अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना स्टार्ट कीजिए, और इस उम्र में अगर सही तरीके से अपने आप को सही डायरेक्शन देकर आप लोग आगे निकल गए तो ता उम्र पूरी उम्र ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। तो ये चीजें हैं जो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिए कि टाइम को बर्बाद न करें, अच्छे से यूटिलाइज करें। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए हैं। अभी इसके बाद में क्विज भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अशोक प्रजापति के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए हैं काफी डिटेल में। इसी के साथ में अंजलि मौर्य। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर ये कुशाल रहे हैं, तो कई सारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर अच्छे आंसर दिए गए हैं। पर लेकिन जो सबसे डिटेल में यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं वो यहाँ पर काफी अच्छे से जो आंसर दिए गए हैं, सबसे ज्यादा डिटेल ये दिए गए शिप्रा कश्यप के द्वारा। ठीक है, तो काफी डिटेल में और काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें आप लोगों से, मैंने क्वेश्चन पूछा था यहां पर किस किस के बारे में। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट जो है यहां पर इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग थी उसका नाम चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये यहां पर मनसुख एल मांडविया इसको आज के दिन में चेयर करते हैं, यानी कि मिनिस्टर हैं। हाईएस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्री चाइना, यूएसए, और तीसरे नंबर पर है इंडिया। ठीक है, और फिर है जापान। इसी के साथ में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत हैं। मैंने आप लोगों से जुवेनाइल और चिल्ड्रन में डिफरेंस आप लोगों से पूछा था। हमारी कंट्री में अगर एक्ट के हिसाब से आप लोग बात करें तो अगर जो पर्टिकुलर बच्चा जो है कोई ऐसी हरकतें कर देता है, रेप में संलिप्त पाया जाता है, तो इस तरीके की हरकतें करता है पाया जाता है, उसकी जो एज है 16 से 18 के बीच में उसको जुवेनाइल की कैटेगरी में डाला जाता है। और 16 से 18 से के बीच की जो एज है यहाँ पर, अगर हीनियस क्राइम अगर वो करता है तो यहाँ पर आप लोग उसको एडल्ट की तरीके से भी उसको एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे निर्भया वाला केस देखने को मिल रहा था ना, तो वहां पर एक जो सबसे खतरनाक बच्चा था, बच्चा कहने के लिए था, वो यहां पर बच गया, जिसको सबसे ज्यादा एक तरीके से गंदी हरकतें करने के लिए उसमें संलिप्त पाया गया था। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा जरूर। और खासकर अगर बात करें, एक तरीके से ये माना जाता है कि अगर कोई बच्चा है तो बच्चे को सुधारा जा सकता है, तो इसीलिए उसको एक सुधारने वाले सेंटर में उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो हमारी कंट्री में है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट, तो ये है हमारी कंट्री में जिसके बारे में बात करते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस, ये यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट में 2015 में इसको पास किया गया था। तो जुवेनाइल के बारे में भी बात की अभी यहां पर, ताकि बच्चों के बारे में ध्यान रखा जा सके। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ओके, इसी के साथ में मैंने आप लोगों से महानदी के बारे में पूछा था, तो महानदी का जो सोर्स है यहां पर ये है शिवा। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर जो फॉल पॉइंट है, जो माउथ है फॉल पॉइंट, यहां पर ये ब्रिज इसके ऊपर देखने को मिलेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु। और ये जो रिवर फ्लो होती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है महानदी। ठीक है, हीराकुंड डैम के बारे में आप लोगों से मैंने बात की थी।
ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये झारखंड से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर इन्होंने अपने जोन के बारे में बताया जो मैंने आप लोगों से पूछा था सिस्मिक जोन के बारे में, ठीक है। बाकी आइए अब आज का एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले क्विज था, सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ के मोटिवेशनल कोटेशन रहती है ताकि आप लोग की आंखें खुल जाएं। तो आंखें खोलकर आप लोग को अच्छे से अटेम्प्ट करने और अच्छे से आंसर देने। अब आप लोगों से क्विज पूछूंगा, उसका आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। हम लोगों ने एक एक न्यूज देखी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहाँ पर बातें की, ये बात की ब्रिटेन पहली कंट्री बन गई है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की ये काफी डिटेल में हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल के बारे में जाना और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो न्यूज हम लोगों ने देखी ये हम लोगों ने ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के बारे में चीजें जानी। नेक्स्ट जो न्यूज थी ये हम लोगों ने कोविड-19 की दवाई से रिलेटेड चीजें देखी। इसी के साथ में यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और आज तो मैंने आप लोगों को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो आईआईटी कानपुर के बारे में डमरू से रिलेटेड कुछ न्यूज हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की इंडियन रेलवे के बारे में, क्या इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है। ओलंपिक के बारे में न्यूज हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट जो न्यूज थी आप लोगों के सामने ये हम लोगों ने देखी, बेसिकली डे केयर थेरेपी सेंटर के बारे में बातें की। इसी के साथ में लास्ट में हम लोगों ने न्यूज देखी ये थी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो काफी डिटेल में हम लोगों ने सारी चीजें समझी। अब आप लोगों के सामने क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर सबसे पहले कंट्री का नाम आप लोग को बताना है जिसके द्वारा कोविड-19 के बारे में भी बात की गई है। ये अभी यहां पर इनके ऊपर जो चार्ज लगाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कौन सी कैटेगरी में इसको रखा गया है, सिविल या फिर क्रिमिनल। TRIFED की फुल फॉर्म बताइए। WMR ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसी के साथ में यहां पर WMR है जो है ये इसके किसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। कौन सा IIT है जिसने डमरू को ध्यान में रखते हुए यहां पर कुछ अपनी स्टडी की है। SPARC क्या है, यहां पर कौन सी कंट्री के द्वारा चेयर किया गया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, तो ये बताना है। कल का रिवीजन कर लेते हैं। और जैसे मैं देखता हूं जब भी आप लोग यहां पर क्विज की बात करता हूं मैं, जैसे क्विज आता है तो तुरंत लेक्चर छोड़कर जाने लगते हैं। ऐसा क्यों भैया, रिवीजन नहीं करना है क्या? बता दिया कीजिए, नहीं डालूंगा इसको रिवीजन को, क्योंकि रिवीजन तक आते आते कई सारे बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं। आखिर इतना प्यार क्यों है रिवीजन से कि आप लोग उसको छोड़कर ही चले जाते हैं? मतलब प्यार नहीं है, प्यार वाले इंसान को छोड़ के नहीं जाता इंसान, ठीक है। देखिए अपना टारगेट रखिए कि अच्छे से चीजों को एंजॉय करना है। वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो जो थीम आप लोगों से पूछी गई थी। इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के बारे में, तो क्या क्या रिपील किया जा रहा है। रोशनी एक्ट के बारे में बात की थी। ऑक्टेन 100 को किस नाम से पुकारा जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री थी जिसने नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर के बारे में बात की। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कहां पर बनाए जा रहे हैं। पुणे बेस अगरकर इंस्टीट्यूट के द्वारा किसके ऊपर स्टडी की गई। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सामने है। यहां पर बात की जा रही है बिल्डिंग बैक बेटर, तो ये हम लोगों ने बात की थी, ये थीम थी यहां पर, ताकि फोकस दिया जा सके। फिलहाल जो विकलांग खासकर जो पर्सन है दिव्यांग जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनके बारे में बात की जा रही है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, इसी के साथ में कोस्ट, यहां पर जो कोस्टल एरिया है तो कोस्टिंग विसल एक्ट ये 1838, तो अंग्रेजों के जमाने का जेलर एक्ट था ये, ठीक है। रोशनी एक्ट 2001 का था जिसको अभी यहां पर हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। ऑक्टेन 100 को यहां पर XP 100 के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो हमारी कंट्री में जो धर्मेंद्र प्रधान है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनके द्वारा यहां पर इसको लॉन्च किया गया है। तो प्रीमियम ग्रेड का पेट्रोल है ये। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है ये नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रही है। इसी के साथ में जो चाइल्ड फ्रेंडली जो बेसिकली यहां पर ये पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, तो पुणे के अंदर इसको लॉन्च किया गया। और अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहा है जेब्रा फिश के ऊपर। जेब्रा फिश जो है ये एक ऐसी फिश है जो कि अपने हार्ट यानी कि दिल को रीजनरेट कर लेती है। तो अगर इस पे स्टडी की जाती है तो हो सकता है कल को अगर जो हार्ट अटैक के केस आते हैं उसको रोका जा सके, तो उसके ऊपर स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन का जो आंसर है यहां पर इसका ना आंसर है यहां पर डी, यानी कि इंडियंस, ठीक है। तो इंडियंस वर्ड नहीं लिखा हुआ है प्रीएम्बल के अंदर, बाकी तीनों शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। तो प्रीएम्बल के अंदर कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, कुछ शब्द ऐड किए गए थे, तो वो शब्द कौन से हैं ये आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो जाते जाते एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आ गया तो जरूर बताइएगा। बाकी ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर यहां तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। और लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाएंगी। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम में लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो यहां पर लगभग 1 लाख 20 हजार के करीब मेंबर यहां पर जुड़ने वाले हैं अभी।
मतलब एक तरीके से जुड़ रहे हैं, मतलब 1000 1,20,000 हो जाएंगे। वीर तालियान यहां पर ट्विटर, वीर तालियान इंस्टाग्राम और वीर तालियान फेसबुक पर जाकर सर्च कीजिएगा, मेरे साथ में यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फिर से वही बात बोलूंगा, देखिए खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो अपने परिवार को जल्दी से हम लोग SLV 1 मिलियन, SLV #SLV 1 मिलियन आप लोग लिखा कीजिए, तो इसको जल्दी से 1 मिलियन का परिवार बनाना है और इसमें आप लोगों का योगदान काफी बड़ा रहेगा। तो चीजों को शेयर जरूर कीजिए, और जो लोग नहीं उठते हैं और सुबह उठना चाहते हैं तो उनको भी उठाइए, और अगर नहीं भी उठ पा रहे हैं फिर भी तो उनको वीडियो दिखाइए जो मैंने शेयर की थी कि सुबह 4 बजे कैसे उठना है, उसमें डिटेल में मैंने समझाया, तो वो भी आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि 7 बजे होगा, तब तक के लिए जय हिंद।